हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर के अंदर हमने ये जाना था कल तक के लेक्चर में, जो पार्ट 1 है, कि जो आपकी सप्लाई होती है वो क्या होती है, आपका स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। इसके अंदर हमने लॉ ऑफ सप्लाई को जाना था। तो ये चीज़ें हम अभी तक इसके अंदर पढ़ चुके हैं, और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपकी सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। तो आज के जो क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। साथ में हम इसमें पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे वो है हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन प्राइस। तो बेसिकली आपको क्या है, पहले तो दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि आपका चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है और चेंज इन सप्लाई क्या होता है। जब हम बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की, तो यहाँ पे जो मेन चेंज आता है वो आता है प्राइस का, कि प्राइस के चेंज होने से आपकी जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। बेसिकली ये क्या है, आपका जो सप्लाई कर्व होता है उसी के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है सप्लाई चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल हमने कल जो है वो इस तरीके से हमारा सप्लाई कर्व देखा था कि हमारे पास ओ एक्सिस है और ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया था, क्वांटिटी को, और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस होता था। ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या लेते हैं, प्राइस को। तो इसके जो हमारे पास ये सप्लाई कर्व है एस एस, इसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्या है, सप्लाई चेंज होती रहती है जब आपके क्या हो, प्राइस चेंज हो। तो मोमेंट जो है वो आपकी क्या है, सप्लाई की उस इस एक पर्टिकुलर सिर्फ सप्लाई कर्व के ऊपर ही होती रहेगी। तो इसकी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं चेंज इन सप्लाई की, तो इट मीन्स कि प्राइस को छोड़कर आपके जितने अदर फैक्टर्स हैं और उनके चेंज होने से आपका जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये हमारे पास सप्लाई कर्व जो हमारे पास डायग्राम है, ओ एक्सिस और ओ वाई एक्सिस हमारे पास है। यहाँ पे हम क्वांटिटी को लेते हैं और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम प्राइस को लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सप्लाई कर्व इस तरीके से होता है। तो चेंज इन सप्लाई के केस में क्या होगा कि आपका जो सप्लाई कर्व है वो कंप्लीट ही शिफ्ट हो जाएगा S1 या फिर आपका लेफ़्ट साइड की तरफ S2 की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये चेंज क्यों होता है कि जब आपके जो प्राइस है वो सेम रहे और आपकी जो सप्लाई है उसमें चेंज हो जाए, तो ये लेफ़्ट या राइट टुवर्ड्स क्या है, सप्लाई कर्व आपका चेंज हो जाता है। तो ये बेसिकली एक कॉमन डिफरेंस है क्वांटिटी सप्लाइड में और जो आपका चेंज इन सप्लाई है। क्वांटिटी सप्लाइड का जो रिलेशन है वो रिलेशन विद है किसके, प्राइस के, और चेंज इन सप्लाई का जो रिलेशन है वो सप्लाई के अदर फैक्टर्स के साथ है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब है कि जो आपकी पूर्ति में विस्तार, पूर्ति में विस्तार। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि आपके जो गुड्स हैं उनके प्राइस में चेंज होने से उस सप्लाई में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। कि अगर आपके गुड्स के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाएं, जैसे यहाँ पे हमारे पास टेबल है कि 5 से जब आपका 1 से प्राइस आपका इंक्रीज होकर कितना हो जाए, 5। तो क्वांटिटी जो मार्केट में आप सप्लाई कर रहे हैं वो पहले 1 रुपीज़ के ऊपर 1 कर रहे थे, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुए आपने क्वांटिटी को क्या करा, इंक्रीज कर दिया। कि प्राइस के इंक्रीज होने के साथ साथ आपकी क्या है, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन या पूर्ति में विस्तार। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो डायग्राम हमारे पास क्या है कि दो एक्सिस है हमारे पास। एक एक्सिस हमारे पास है क्या, ओ एक्सिस, और एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस को लिया है। जब हमारा प्राइस क्या है, 1 रुपीज़ है, तो क्वांटिटी हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं,
1। उसके बाद जैसे ही आपके प्राइस इंक्रीज होके 5 रुपीज़ हो जाते हैं तो आपकी क्वांटिटी भी सब जो इंक्रीज होके कितनी हो जाती है 5। कि आपके प्राइस कितने हुए इंक्रीज 1 से इंक्रीज होके 5, तो क्वांटिटी भी आपकी 1 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई 5। तो जब आप इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को, तो हमारे पास क्या है, एक सप्लाई कर्व बनता है। ये जो सप्लाई कर्व है एस सप्लाई कर्व, एस सप्लाई कर्व क्या दिखाता है कि आपके इस एक सप्लाई कर्व के पॉइंट के ऊपर ही क्या हुई, जो आपकी सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। इस चेंज को हम बोलते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई, या इसमें हम हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ति में विस्तार। तो ये है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, पूर्ति में संकुचन। पूर्ति में संकुचन, इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल ही क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का इन्वर्स होता है। यहाँ पर क्या है कि जैसे आपके गुड्स के प्राइस कम होते हैं वैसे ही आप सप्लाई को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और सेम सप्लाई कर्व पे आपकी जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। इसको भी हम एक डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या है, प्राइस को लिया है, ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस को लिया है। सबसे पहले कंडीशन है हमारे पास कि अगर आपके प्राइस क्या हो 5 हो तो क्वांटिटी आप कितनी सप्लाई करते हैं 5। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम ए। इसको हम टेबल में भी देख सकते हैं कि जैसे टेबल में आपके पास 5 रुपीज़ हैं आइसक्रीम के प्राइस, तो आप क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर रहे हैं 5। उसके बाद जैसे ही आपके प्राइस क्या होते हैं, कम होते हैं, तो आप सप्लाई को भी क्या करते हैं, पहले के कंपैरिजन में कम कर देते हैं। और जो आपके पास पॉइंट बनता है वो बनता है बी। इस कंडीशन में क्या है कि आपका 1 रुपीज़ प्राइस होता है तो आप क्वांटिटी कितनी सप्लाई करते हैं 1। जब आप ए और बी पॉइंट को मिलाते हैं तो आपके पास एक सप्लाई कर्व बनता है जिसको हम बोलते हैं एस एस सप्लाई कर्व। एस एस सप्लाई कर्व हमें दिखाता है कि अगर आप ए पॉइंट से अगर आप बी पॉइंट की तरफ आते हैं तो गुड्स के जो प्राइस हैं उनके कम होने से जो सप्लाई है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो आपके अदर्स फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे वर्क करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सप्लाई है वो अफेक्ट होती है किससे, डिफरेंट फैक्टर से। किस किस से, एक तो आपका पीएक्स यानी कि गुड्स के खुद के प्राइस, पीओ अदर गुड्स जो हैं उनके प्राइस, नंबर ऑफ फर्म, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फ्यूचर एक्सेप्टेशंस, इस टाइप के जो है हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे। और एक इसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि इन सारे फैक्टर से आपकी क्या होती है, सप्लाई अफेक्टेड होती थी। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन होता है वो बेसिकली किससे होता है, गुड्स के खुद के प्राइस से। और उस केस में क्या होता है, हमारे पास जो बाकी ये फैक्टर हैं ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट होते थे उस केस के अंदर। लेकिन जब हम बात करेंगे अब इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई, तो वहाँ पे बात क्या है कि आपके जो ये अदर फैक्टर्स हैं ये वर्क करेंगे और जो आपके गुड्स का प्राइस है खुद का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो गुड्स का खुद का प्राइस है ये हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट। और जो अदर फैक्टर्स हैं ये, इनके कारण आपकी क्या होती है,
जो इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई होती है। तो ये क्या रहेंगे, ये वेरिएबल रहेंगे, इनमें चेंज हो सकता है। तो इनका इफ़ेक्ट जाता है किसके ऊपर, जो आपकी सप्लाई है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या है इसको समझ के देखते हैं कि आपका है क्या। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि 10 रुपीज़ प्राइस है, तो क्वांटिटी आप कितनी सप्लाई कर रहे हो 20। प्राइस सेम हो लेकिन क्वांटिटी आपने क्या करी, ज़्यादा सप्लाई कर दी, तो उस केस में कहेंगे हम इंक्रीज इन सप्लाई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेम प्राइस मोर सप्लाई। कि हमारे पास क्या है, प्राइस सेम है, प्राइस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन सप्लाई आपकी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक ओ एक्सिस है और एक ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस को लिया है। जब हमारे पास प्राइस क्या है 10 रुपीज़ है, तो हम क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर रहे हैं 10। इस केस में जो हमारे पास सप्लाई कर्व है वो है हमारे पास SS सप्लाई कर्व। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या आती है कि आपके पास प्राइस सेम रहते हैं 10, लेकिन क्वांटिटी को आपने क्या करा 20 से इंक्रीज करके कितना कर दिया 30। तो इस केस में हमारे पास क्या है, सप्लाई कर्व बनता है S1 S1। तो S1 S1 क्या है, हमारे पास सप्लाई कर्व आया है, चेंज आया है। क्यों? क्योंकि जो आपके सप्लाई को इफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर्स थे, सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई को क्या करा, सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। सेकंड हमारे पास इसमें आता है कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिससे जो सप्लाई है वो इंक्रीज होती है। इसमें चेंज होने का एक तो है कि आपका फर्स्ट इसमें आता है टेक्नोलॉजी है, अगर इम्प्रूव हो जाए तो उससे क्या होती है, आपकी जो गुड्स की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाएंगे। और जब प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो कोई भी जो फर्म है वो क्या करेगी, सप्लाई को इंक्रीज कर देगी सेम प्राइस के ऊपर, कि आपके प्राइस जो है वो सेम रहेंगे और सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। सेकंड हमारे पास क्या है कि रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो बेसिकली 4 होते हैं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या होते हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एक क्या है हमारे पास, एंटरप्रेन्योर। तो अगर इनके जो प्राइजेज हैं, जो इनको प्राइस दिए जाते हैं, जैसे लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल जो है उसको इंटरेस्ट पे किया जाता है और जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट पे किया जाता है। अगर इन सभी के जो प्राइस हैं अगर वो डिक्रीज़ हो जाएंगे तो इनके डिक्रीज़ होने से क्या है, गुड्स की जो कॉस्ट है वो कम होती है। और अगर कॉस्ट कम होगी तो फर्म क्या करेगी, सप्लाई को ज़्यादा करेगी सेम प्राइस के ऊपर। दूसरा हमारे पास आता है कि जो प्राइस कंपटीशन है उसके अंदर, कि अगर किसी भी गुड्स के जो प्राइस हैं अगर वो कम कर दिए जाते हैं तो उस केस में जो हमारी जो कंपटीशन है मार्केट में वो बढ़ जाता है और उस कंपटीशन को बीट करने के लिए क्या है, सेम प्राइस के ऊपर ज़्यादा सप्लाई की जाती है। फोर्थ आता है जो हमारे पास, फोर्थ है कि आपके जो प्राइस हैं वो ऑटोमेटिक सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर अभी आपके पास है सिंगल फर्म आपके पास है, तो सिंगल फर्म क्या है 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकती है, तो मार्केट में क्या है 10 यूनिट्स की ही क्या होगी, सप्लाई होगी। सपोज करिए कि जो फर्म है वो बढ़ के कितनी हो जाती है 20, तो 20 फर्म्स जो होंगी वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगी। मान लेते हैं कि प्रोडक्शन करते हैं कि इसका 20 फर्म्स 200 यूनिट का, तो मार्केट में सप्लाई कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 200 यूनिट की सप्लाई मार्केट में हो जाती है। किसके ऊपर, आपकी सेम प्राइस के ऊपर। आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा बताता है
कि फर्म क्या करती है, फ्यूचर में एक्सेप्टेशंस लगाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में क्या हो, गुड्स के प्राइस फॉल हो जाए। कि जैसे आज की डेट है, तो आज हमारे पास क्या है 31 दिसंबर 2020। इस डेट के ऊपर किसी गुड के जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, और कंपनी को लगता है कि नेक्स्ट जो मंथ आएगा जनवरी का, उसमें 10 जनवरी 2012 जो 10 जनवरी 2021 जो फ्यूचर है उसके अंदर क्या होता है, इस गुड के प्राइस आपके 40 रुपीज़ हो जाएंगे। तो क्योंकि प्राइस कम होते हैं फ्यूचर के अंदर, अगर फर्म को ऐसा लगता है तो सेम प्राइस यानी कि 50 रुपीज़ प्राइस के ऊपर ही क्या करेगी, मोर सप्लाई कर देगी मार्केट के अंदर गुड्स की। तो ये चीज़ हमें क्या है यहाँ पे समझनी है। उसके बाद आता है जो फर्म है उसका गोल क्या है, कि अगर फर्म का ऑप्टिमाइज करना तो फर्म का गुड्स की ज़्यादा गुड्स की सप्लाई कर। तो ये अलग अलग कोज है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इसमें डिक्रीज इन सप्लाई। कि डिक्रीज इन सप्लाई का जो सिंपल मीनिंग है वो ये है कि जो अदर फैक्टर्स हैं उसके इफ़ेक्ट करने से, जैसे टेक्नोलॉजी है, चाहे अदर गुड्स के प्राइस हैं, चाहे फ्यूचर को लेके जो फर्म है उसकी एक्सेप्टेशंस हैं, सभी फैक्टर्स के इफ़ेक्ट करने के कारण आपका क्या होता है, पर आप सप्लाई को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कि पहले आप 10 रुपीज़ प्राइस के ऊपर आप 30 यूनिट की सप्लाई कर, लेकिन आपके प्राइस क्या रहें, सेम रहें, और आप सप्लाई को क्या करो 30 से कम करके 20 रुपीज़ उसके ऊपर आप कर दो। तो आपकी सेम प्राइस के ऊपर लेस सप्लाई आपकी हो गई। तो इसको हम क्या है एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस को लिया है। अगर हमारे पास प्राइस कितने हैं 10 रुपीज़ हैं, तो आप क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर रहे हैं, ए पॉइंट के ऊपर 30 यूनिट, और हमारे पास इस कंडीशन में सप्लाई करो क्या है, एसएस हमारे पास सप्लाई करो है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपके गुड्स के जो प्राइस है वो कम होकर कितने हो, जो आपके प्राइस हैं वो 10 ही रहे, लेकिन इस 10 रुपीज़ प्राइस के ऊपर आपने क्वांटिटी को क्या करा, पहले के कंपैरिजन में कम करा, कितना 30 से 20। तो इस केस में जो हमारे पास सप्लाई करो आएगा, सप्लाई करो हमारा शिफ्ट हो जाता है कहाँ, एस से S1 की तरफ, और जो हमारा नया सप्लाई करो बनेगा इस केस में वो आपका बनता है S1। यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी सेम प्राइस के ऊपर जो आपकी सप्लाई है वो क्या हो गई, पहले के कंपैरिजन में कम हो गई। इसके कोज क्या है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कि हो सकता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी हो वो पहले से पुरानी हो गई हो, और अगर आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो ओल्ड हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या है, जो गुड्स की कॉस्ट है वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और कॉस्ट इंक्रीज़ होने से क्या है, आपके जो प्रॉफिट हैं वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो अगर प्रॉफिट कम होंगे तो सेम प्राइस के ऊपर फर्म क्या करेगी, सप्लाई को कम कर देती है। सेम प्राइस के ऊपर फर्म क्या करेगी, सप्लाई को कम कर देगी। दूसरा है कि आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, अगर इनके जो प्राइजेस हैं अगर वो इंक्रीज़ हो जाएं तो उस केस में क्या है, कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर कॉस्ट इंक्रीज़ होती है तो प्रॉफिट आपके क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो प्रॉफिट कम होंगे तो सेम प्राइस के ऊपर आप सप्लाई को क्या करेंगे, कम कर देंगे। दूसरा उसके बाद है कि आपके जो व्हेन द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड्स इंक्रीज, कि अगर जो बाकी जो फर्में हैं अगर उसके प्राइसेस क्या हों, इंक्रीज हो जाएं, तो उन प्राइसेस को मैच ना करते हुए फर्म क्या करती है, सेम प्राइस के ऊपर अपनी सप्लाई को कम कर देती है। फोर्थ जो पॉइंट आता है हमारे पास वो है कि आपका डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। मान लीजिए कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले आपके पास क्या थी, 100 फर्म्स मार्केट के अंदर काम कर रही थी, जो कि आपकी 500 यूनिट
का प्रोडक्शन करती थी तो 500 यूनिट की ही क्या थी मार्केट के अंदर सप्लाई थी। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ़ फर्म क्या हो आपकी कम हो गए 10 हो जाए, किसी कारण से जो मार्केट में फर्म्स थी वो कम हो गई, तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टोटल प्रोडक्शन आपका कितना मान लेते हैं हम 50 यूनिट के इक्वल हो जाता है। तो मार्केट की जो सप्लाई है वो भी कितनी रह जाएगी 50 यूनिट्स। तो नंबर ऑफ फर्म का भी क्या है इम्पैक्ट पड़ता है। फोर्थ आता है कि फ्यूचर एक्सेप्टेशंस की अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि नियर फ्यूचर के अंदर गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उस केस में क्या होता है, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आज हमारे पास 31 दिसंबर 2020 है और किसी गुड्स के प्राइस हैं 50 रुपीज़। उसके बाद जो आपके पास ओनर है फर्म का, उसको लगता है कि 10 जनवरी 2021 को गुड्स के जो प्राइस होंगे वो 80 रुपीज़ हो जाएंगे। तो क्योंकि उसको ये लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, तो फ्यूचर की एक्सेप्टेशंस को देखते हुए उसको लगता है कि फ्यूचर में वो ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकता है। तो इसलिए वो प्रेजेंट में क्या करेगा, सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई को कम कर देता है। और अगर सप्लाई को कम किया जाता है सेम प्राइस के ऊपर, तो इससे क्या होगा, वो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट को कमाने की उम्मीद रखता है। तो एक हमारे पास ये आता है। उसके बाद सेकंड आता है कि जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है, अगर वो मैक्सिमम क्या हो, सेल्स मैक्सिमाइज करना हो और की जगह उसकी जगह आप क्या करें, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कब होगा, जब आपके गुड्स के प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होंगे। तो ज़्यादा प्राइस के ऊपर ज़्यादा सप्लाई वो करता है और वो कम सप्लाई करेगा। तो ये एक कंडीशन है। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, कोज। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है वो आती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेसिकली क्या मेज़र करती है कि किसी गुड के प्राइस में चेंज होने के कारण, किसमें, प्राइस में चेंज होने के कारण उसकी सप्लाई में कितना चेंज आता है, हाउ मच चेंज इन सप्लाई। तो इसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। बेसिकली क्या है, हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई को। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताती थी, सिर्फ कि अगर किसी गुड के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर प्राइस आपके डिक्रीज होते हैं तो सप्लाई आपकी डिक्रीज होगी। लेकिन ये एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई कि हाउ मच, कितना चेंज। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पता नहीं लगा कि अगर किसी गुड के जो प्राइस है उसमें अगर 10% का चेंज आता है प्राइस के अंदर, तो हमारे पास जो सप्लाई है उसके अंदर कितना चेंज आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसका। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास बनता है क्या, ES इक्वल है किसके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इससे जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, उसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो अगर हमें चेंज निकालना है क्वांटिटी सप्लाइड में तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर कि हमारे पास क्या आता है Q1 माइनस में Q। सेकंड हमारे पास क्या है, हमें चाहिए डेल्टा P। तो डेल्टा P हमारे पास कैसे आता है, P1 माइनस में P। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ Q इक्वल है किसके, Q1 माइनस में Q के, डेल्टा P इक्वल है किसके, P1 माइनस में P। तो ये चीज़ हमारे पास अभी तक है। तो अगर हमें क्या है, परसेंटेज निकालनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, Q1 माइनस में Q अपॉन में Q
इंटू 100 अपॉन में P1 माइनस में P अपॉन में P और ये 100। तो इसको अगर हम Q1 माइनस Q की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू में हमारे पास क्या है 100 अपॉन में डेल्टा P अपॉन में P इंटू 100। तो 100 से 100 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, डेल्टा Q अपॉन में Q डेल्टा P अपॉन में P। इसको हम अगर डिवाइड में है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन में Q डिवाइड डेल्टा P अपॉन में P। अगर मुझे इस पोर्शन को मल्टीप्लाई में लिखना है तो ये क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन में Q मल्टीप्लाई P अपॉन में Q डेल्टा Q, सॉरी यहाँ पे हमारे पास डेल्टा P है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P। तो अब हम इनको क्या है सेपरेट करके लिख सकते हैं, कैसे कि ये P तो हमारा कहाँ चला जाएगा, इस डेल्टा Q की तरह की जगह, और डेल्टा Q कहाँ जाएगा, इस P की जगह। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P बाई Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। एक जो आपको ये चीज़ सेम लग रही होगी कि ये फॉर्मूला सेम है किसके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस जैसा ये सेम फॉर्मूला है, लेकिन हमें यहाँ पे एक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आपके पास जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या था, P अपॉन में Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। यहाँ पे एक चीज़ और थी जिसको हम बोलते हैं माइनस का साइन। और जब हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ सप्लाई की या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाले फॉर्मूले की, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन नहीं होता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला हमारे पास किस चीज़ का है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये फॉर्मूला हमारे पास किसका है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो दोनों फॉर्मूले के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये हमारे पास किसका है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिग्री। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है उसकी 5 डिग्री हैं, तो आज हम 3 डिग्रियाँ ही इसकी करेंगे। फर्स्ट डिग्री हमारे पास जो आती है वो आती है परफेक्टली इलास्टिक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि आपका ES इक्वल होता है किसके, इन्फिनिटी के। ये हमारे पास जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, यानी कि अनंत, जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सिस हैं, O एक्सिस और OY एक्सिस। O एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है और OY एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस को लिया है। जो हमारे पास ये कर्व है इसको हम बोलते हैं क्या, SS सप्लाई कर्व। ये हमारे पास एक SS सप्लाई कर्व है। SS सप्लाई कर्व हमें क्या दिखाता है कि अगर आपके गुड्स जो हैं उसके प्राइस क्या हों, OS हों, तो आप क्वांटिटी कितनी सप्लाई करते हैं, OQ। तो अगर आपके प्राइजेज सेम रहें और आपकी क्वांटिटी क्या हो, Q1 इंक्रीज हो जाए। तो बेसिकली इसका जो मीनिंग है वो ये है कि आपका एक छोटा सा भी अगर प्राइस में चेंज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आएगा हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए आपका जो सप्लाई है, अगर सप्लाई में पहले आपके जो प्राइस थे किसी गुड के वो थे 10 रुपीज़, अगर प्राइस आपके कम होकर कितने हो जाए, 9.5 ही हो जाए, 0.5 या 0.5 की अगर इसमें कमी हो जाए तो हो सकता है कि आपकी जो सप्लाई है वो 0 हो जाए। हम उसको मेज़र नहीं कर सकते कि वो कितना कम होगी या कितना ज़्यादा आपकी सप्लाई होती है। तो यहाँ पे हमारी जो
इलास्टिसिटी होगी वो हमारी क्या होती है, इन्फिनिटी। उसके बाद आता है जब आपका जो सप्लाई कर हो परफेक्टली क्या हो, इन इलास्टिक हो, कि आपके गुड्स के जो प्राइस हैं वो चेंज होने पर भी आपकी सप्लाई को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास क्या है, क्वांटिटी दी हुई है हमें किसकी, दो हमारे पास एक्सिस हैं, एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस दिया हुआ है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या है, क्वांटिटी को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, प्राइस लिया हुआ है हमने। तो एसएस हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक सप्लाई कर्व है। इस एसएस सप्लाई कर्व पे अगर हम बात करें कि अगर आपके प्राइस क्या हो, ओपी हो, तो ओपी प्राइस के ऊपर भी आपकी जो सप्लाई है वो कितनी है, ओ क्यू। तो सप्लाई हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेम है। और अगर आपके प्राइस क्या हो, इंक्रीज होकर कितने हो जाए, OP1, तो भी हमारी जो सप्लाई है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। सप्लाई हम चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स कि जो आपके गुड्स के प्राइस हैं वो इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से सप्लाई के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी है सप्लाई की वो क्या है, ES इक्वल टू 0। प्राइस यहाँ पे किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करता सप्लाई को। सेकंड उसके बाद आता है हमारे पास यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जहाँ पे आपकी सप्लाई जो है उसकी इलास्टिसिटी क्या हो, इक्वल टू 1। तो इसको अभी हम क्या है, डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है, ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या है, क्वांटिटी को लिया है और ओ वाई एक्सिस हमारे पास है। ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस को लिया है। अगर आपके किसी गुड के जो प्राइस है वो ओपी हो तो क्वांटिटी आप कितनी सप्लाई कर रहे हैं, ओ एल। उसके बाद अगर आपके गुड्स के जो प्राइस हो वो इंक्रीज होकर कितने हो जाए, तो ओ आर। तो हम सप्लाई कितनी करते हैं, ओ के। तो आपके प्राइस कितने इंक्रीज हुए, पी से पी आर, और क्वांटिटी आपकी सब इंक्रीज कितनी हुई, एल से के तक। तो उसके बाद हमारे पास दो पॉइंट हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं ए और बी को, तो हमारे पास एक सप्लाई कर्व बनता है एस एस। तो ये एस एस सप्लाई कर्व क्या है, इलास्टिसिटी को बताता है। सिटी क्या है, हमारी इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू, इसको हम क्या है ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, कि जो इलास्टिसिटी है वो यहाँ पर क्या होगी, इक्वल टू 1। ES1 यहाँ पर किस तरीके से होता है, हम उसको ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है कि ES इक्वल होता है P अपॉन में Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो इसके अंदर हमारे पास प्राइस कितना है, OP हमारे पास क्या है, प्राइस है। और OP प्राइस हमारे पास किसके इक्वल है, इस OP की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, ये इक्वल आता है हमारे, किसके इक्वल आता है हमारे पास, BL के। और क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, क्वांटिटी हमारे पास ये है O से L तक। स्टार्टिंग में हमारे पास ये है OL हमारा किसके इक्वल आता है, PB के। तो अगर हम पुट करना चाहें तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, B। सेकंड हमारे पास क्या है, अगर हम चेंज इन Q की बात करें तो चेंज इन Q हमारे पास कितना है, ये, यानी कि L के हमारे पास कितना है, डेल्टा Q। ये इस इक्वल किसके है, BC के। उसके बाद हमारे पास क्या है, डेल्टा P, यानी कि प्राइस में चेंज हमारे पास कितना है, ये पोर्शन, यानी कि RP या PR। ये हमारे पास क्या है, चेंज इन प्राइस। ये किसके इक्वल है हमारे पास, AC के। तो हम क्या है इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो जिससे हमारा क्या है, इलास्टिसिटी प्रूव हो इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम P की जगह पुट कर सकते हैं क्या, P की जगह हम पुट कर सकते हैं OP अपॉन में Q की जगह हम पुट कर सकते हैं OL मल्टीप्लाई डेल्टा Q की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, L के।
अपॉन में हमारे पास क्या है, ये डेल्टा पी। डेल्टा पी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आर पी। तो ये क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इनकी जगह हम क्या है, कुछ वैल्यूज़ को चेंज करेंगे ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो प्रूव हो सके कि ओपी की जगह हम पुट कर लें क्या, बी एल। हमारे पास क्या था, ये दिया हुआ है कि हम इसको पुट कर सकते हैं। तो बी एल हम पुट करेंगे किसकी जगह, पी की जगह। और जो हमारे पास डेल्टा क्यू यानी कि एल, एल के की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एल के की जगह हम पुट करेंगे बी सी। आप इसको इसकी जगह हम कैसे इसको लिख सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि बी सी को हम पुट कर रहे हैं किसकी जगह, एल के की जगह। और उसके बाद हमारे पास क्या है, पी आर या आर पी। आर पी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ए सी। ये जो आपका स्टेप है वो बुक में मिस है, तो आप इसको क्या रखेंगे, स्टेप को याद रखेंगे ताकि आपको क्या है, कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम इन वैल्यूज़ को क्या कर लें, चेंज कर लेते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो हमारे पास क्या आती है, चेंज करने के बाद बी एल अपॉन में ओ एल इंटू में बी सी अपॉन में ए सी। ये हमारे पास वैल्यू एक हमने फाइंड करी। तो इसको क्या है, हम सेपरेट लिख लेते हैं एक साइड में ताकि हम इसका यूज़ कर लें आगे। तो ये हमारे पास क्या है, बी एल अपॉन में ओ एल इंटू में बी सी अपॉन में ए सी। तो ये हमने क्या करा है, फाइंड करा है। अब हम क्या है, इसमें दो ट्राइंगल लेते हैं। क्या, एक ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, ये वाली, ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है क्या, ए बी सी। और एक ट्राइंगल हम इसमें क्या लेते हैं, बी एल ओ। ये हम क्या है, इसमें ट्राइंगल लेते हैं बी एल ओ। हम इसके अंदर एक ट्राइंगल और लेते हैं बी एल ओ। तो हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल हैं और दोनों ही हमारे पास ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल हैं। ये दोनों हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। और सिमिलर ट्राइंगल वो होती है जिनके जो एंगल हों वो इक्वल हों और जो इसमें साइड्स दी हुई हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ए सी और हमारे पास क्या है, बी सी और बी एल। इनके जो रेशियो हैं वो इक्वल होते हैं किसके, जो हमारे पास ट्राइंगल है बी एल ओ के। तो हम इनकी जगह क्या है, इनको एक्सचेंज इनकी साइड को लिख सकते हैं कैसे, कि हमारे पास जो बी सी है, बी सी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, बी सी की जगह, इस बी सी की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, ओ एल। और हमारे पास जो है ए सी, ए सी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये जो हमारे पास ए सी दी हुई थी इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, बी एल। ए सी की जगह हम पुट कर सकते हैं बी एल। तो हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू आई थी इस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, बी सी की जगह हम पुट कर सकते हैं ओ एल और ए सी की जगह हम पुट कर सकते हैं बी एल। तो इनकी जगह हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया था चेंज किस में हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, बी एल अपॉन में ओ एल इंटू में ओ एल अपॉन में बी एल। ये वाली हमने चीज़ पुट कर दी किसकी जगह, जो हमारे पास ये थी, इसकी जगह हमने पुट करके क्या रख दिया, ये। तो अब ये क्या है, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बी एल से बी एल कैंसिल हो जाएगा और ओ एल से ओ एल कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वल टू 1। ई एस यहाँ पे कितना है, इक्वल टू 1 के हमारे पास दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं
लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में एक सिर्फ इसको भी प्रूव कर दें तो बाकी दो आपको प्रूव करने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है कि आपका यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके अंदर एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपका जो ओरिजिन से जितने भी सप्लाई कर्व जाएंगे, चाहे आपका सप्लाई कर्व OS3 हो, S2 हो या हमारे पास क्या हो S1, इसके हर एक के अंदर जो आपकी इलास्टिसिटी होगी वो आपकी यूनिटरी होती है। यानी कि ES जो आपका होगा वो हर कंडीशन में 1 के इक्वल होगा, चाहे आपका सप्लाई कर्व S1 हो, S2 हो या फिर S3 हो, हर एक कंडीशन के ये अंदर क्या है इक्वल टू 1 होता है। जैसे कि अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं कि हमारे पास क्या है, ES का एक फॉर्मूला है कि P अपॉन में Q इंटू में डेल्टा अपॉन में डेल्टा P, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम बात करें इस AS सप्लाई कर्व की, तो इसके ऊपर हम क्या है प्रूव करके देखते हैं कि क्या हमारा इसके ऊपर जो इलास्टिसिटी है वो 1 के इक्वल है। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, AS इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क। तो बाकी जो सप्लाई कर्व है आप इनको कुछ समय के लिए भूल जाएं, ये हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ। हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि हमारे पास जो सप्लाई कर्व अभी दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है सिर्फ OS1। तो इस OS1 के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है कि आपके पास जब प्राइस कितना है 20 रुपीज़ है, यहाँ पर जब ये प्राइस 20 रुपीज़ है तो आप सप्लाई कितने की कर रहे हैं, 10 यूनिट्स की। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है इतना, इस पॉइंट से। तो ये हमारे पास कितनी है सप्लाई, 10 यूनिट्स। तो हमारे पास Q कितना आ गया, 10। उसके बाद क्या होता है कि आपके गुड्स की जो प्राइस है वो क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, और इंक्रीज़ होके कितने हो गए, 30 रुपीज़। तो P1 हमारे पास कितना है, 30 है, और सप्लाई कितनी इंक्रीज़ होती है, 10 से इंक्रीज़ होके 15 हो जाती है। तो Q1 हमारे पास कितना है, 15 है। तो यहाँ से हम क्या है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किस किस की। एक तो हमारे पास क्या है, हमें वैल्यू चाहिए डेल्टा Q की। तो डेल्टा Q की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Q1 माइनस में Q। तो Q1 हमारे पास कितना है, 15, और Q कितना है हमारे पास, 10। तो 15 माइनस 10, तो डेल्टा Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। डेल्टा P की वैल्यू भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। डेल्टा P की वैल्यू हमारे पास क्या है, P1 हम क्या करेंगे, P1 माइनस में P। तो P1 हमारे पास कितना है, 30 के इक्वल है, और P कितना हमारे पास, 20 के। तो 30 माइनस 20 ये आता है हमारे पास इक्वल टू 10। तो इन वैल्यूज़ को अब हम क्या करें, पुट कर लें किसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर, कि हमारे पास P कितना है 20 अपॉन में हमारे पास Q कितना है 10 मल्टीप्लाई हमारे पास डेल्टा Q कितना है 5 और डेल्टा हमारे पास P कितना है 10। तो हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल कितने से होगा, 5 से 2 पर, इस 2 से 20 को करेंगे तो 10, और ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास इक्वल आता है किसके, 1 के। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी क्या प्रूव हुई कि S1 के ऊपर इलास्टिसिटी कितनी है आपकी, 1। इसी तरीके से आप क्या है और भी प्रूव कर कर देख सकते हैं इसके अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। तो आप पाएंगे कि हर एक पॉइंट्स के ऊपर जो आपकी इलास्टिसिटी है वो 1 के इक्वल ही आती है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है कि आप S3 के ऊपर इलास्टिसिटी इसकी फाइंड करके देखें। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।